टेबल। देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखिए जो 2 अटैम्प्ट फेल हो गए, डोबेडानेट का ट्रायड फेल हो गया, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स रूल भी फेल हो गया, फिर न्यू डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट्स। तो मेंडलीव्स के ज़माने में एलिमेंट्स हो गए 63 एलिमेंट्स हो गए, और इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की मेंडलीव ने किस तरीके से अरेंज किया इन एलिमेंट्स को। उसने कुछ कार्ड्स लिए और उन कार्ड्स पर सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिख दी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ को लिखने के बाद में जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया तो उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उस ज़माने में केवल एटॉमिक मास ही नोन था, तो उनको अरेंज किया। तो उसने पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ डिफरेंस के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट की प्रॉपर्टीज़ फोर्थ से मिलती हैं, और फोर्थ की प्रॉपर्टीज़ एट्थ से मिलती हैं, एट्थ की प्रॉपर्टीज़ 12th से मिलती हैं। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मिलने लगी। इसको देख करके उसने एक रूल दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, या कंबाइंडली कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और वेट्स। तो उसने बोला द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स या मासेस। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बोल दीजिए, या फिर आप वेट्स बोल दीजिए। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। When Mendeleev arranged the element in their increasing order of their atomic masses, their properties are repeated after a definite interval of elements. एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा रिपीट हो रही थी, तो इसलिए उसने कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में उनको लगाते हैं तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं। ये मेंडलीव का बोलना था। इसी रूल पर उन्होंने एक टेबल बनाई जिसे कहते हैं हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इस रूल को बोल दिया गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। कोशिश करिए कि वीडियो के साथ साथ में आपको ये लर्न हो जाए। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बोल दिया गया और इसी पर बेस्ड एक टेबल बनाई जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, इसके अचीवमेंट्स क्या थे? उस समय 63 एलिमेंट्स पता थे, तो मेंडलीव्स ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। आपको पता होगा, अगर चैप्टर पढ़ रखा होगा या फिर एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, कि वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, और ऐसे ग्रुप्स थे उसके 8 ग्रुप से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 8th तक मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड किया जिसे हम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज। इस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको पीरियड बोलते हैं, लेकिन मेंडलीव ने उस ज़माने में क्या बोला था इनको? सीरीज। तो ऐसी सीरीज थी 6 सीरीज थी, और लेकिन एक 7th सीरीज भी थी जिसमें उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स भी थे, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स भी थे।
उसको 7th सीरीज लिया। किसने? मेंडलीव ने। उसमें फॉर्मूले थे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स के, क्योंकि मेंडलीव से ऐसा मानते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एलिमेंट्स इनसे रिएक्शन ज़रूर करते हैं, तो उनके फॉर्मूले गिवन थे एक सीरीज़ के अंदर। तो टोटल सीरीज 7 हो गई और ग्रुप्स कितने हो गए? 8, और जिनका नाम कैसे था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th इन रोमन न्यूमेरल्स। तो ये था जी मेंडलीव का। उसकी अचीवमेंट क्या थी? ये पहला अटेम्प्ट था दुनिया का जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ उसने अरेंज किया। जो एलिमेंट्स अभी तक अनडिस्कवर्ड थे, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए उसने खाली स्थान छोड़ा, खाली प्लेस छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, उस समय स्कैंडियम का कुछ पता नहीं था। स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का कुछ पता नहीं था। गैलियम, जर्मेनियम, तो इसने उनके नाम कुछ पता नहीं था, तो इनके नाम जो उनसे पहले एक एलिमेंट आ रहा है उसी के नाम से पहले एक संस्कृत का वर्ड एका लगा करके उनका नाम दे दिया। जैसे बोरोन के बाद उसने खाली स्थान छोड़ा था जिसमें बाद में आके सिलिकॉन फिट हुआ, तो उसने बोला कि अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसका नाम हम रखेंगे एका बोरोन। गैलियम को नाम गैलियम, एका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम को बोला एका सिलिकॉन, ठीक है। तो उसने 3 एलिमेंट प्रोडिक्ट किए थे। स्कैंडियम का नाम एका बोरोन, क्योंकि ये बोरोन के नीचे आता है। गैलियम का नाम एका एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे आता है। और तीसरा था आपका जर्मेनियम, एक जिसको एका सिलिकॉन बोला, ये सिलिकॉन के नीचे आता है। तो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के नीचे आते हैं उसी के नाम से उसने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के नाम दे दिए। तो हम कह सकते हैं आगे उसका अचीवमेंट क्या था कि पहला अटेम्प्ट था किसी भी प्रोडक्ट टेबल बनाने में, उसने इनर्ट गैसेस के लिए भी प्लेस छोड़ा। जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हो गई तो उसकी पीरियोडिक टेबल में फिट हो गई। तो जैसे ये 3 एलिमेंट फिट हो गए, आपके एका बोरोन मीन्स स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम मीन्स जर्मेनियम और एका सिलिकॉन मीन्स, उल्टा बोल गया, एका एल्यूमिनियम मीन्स गैलियम और एका सिलिकॉन मीन्स जर्मेनियम। तो ये एलिमेंट्स फिट हो गए उसकी पीरियोडिक टेबल में। तो ये थे उसके अचीवमेंट। कुछ लिमिटेशंस भी थी। फॉर एग्जांपल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर इस पीरियोडिक टेबल में हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन बना रहा। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स के साथ दिखाया गया था, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 7th के एलिमेंट से भी मिलती हैं। हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ग्रुप में दिखाया गया एल्कली मेटल्स के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन से भी मैच खाती हैं। उसका हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ पुट करने का जो रीज़न था वो था कि जैसा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जैसे HCl है, उसी तरह एल्कली मेटल भी क्लोराइड बनाती हैं, उसके भी कंपाउंड सेम होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O बनाता है, तो सोडियम भी कैसा बनाता है? Na2O, ठीक है। हाइड्रोजन H2S, तो ये बनाता है Na2S। तो ये कंपाउंड्स में जो सिमिलरिटी आ रही थी एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में, इस वजह से उसने बोला कि मैंने इसको फर्स्ट ग्रुप में पुट किया है। एक और उसने बात की कि जैसे ये एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम 281, क्या होता है? 281। पोटेशियम 2881, तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह हाइड्रोजन के भी पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात किसने बोली थी? मेंडलीव। लेकिन औरों का क्या मानना था
कि हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, गैस सारी नॉन मेटल होती हैं। ग्रुप 7 के एलिमेंट, हाइड्रोजन एक गैस है और उसके पास 2 एटम्स हैं, यानी वो डाई एटोमिक है। उसी तरह ग्रुप 7 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे डाई एटोमिक हैं, F2, Cl2, Br2, I2, और सारे गैस भी हैं और सारे नॉन मेटल भी हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ तो इससे भी सिमिलैरिटी दिखाती हैं। तो इसको आपने ग्रुप 7 में क्यों नहीं रखा, आपने ग्रुप 1 में क्यों रखा? तो दोनों की पोजीशन में ये कॉन्ट्राडिक्शन रहा। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को जज करने में, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन करने में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज फेल्ड। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास तो कम था लेकिन वो बाद में आते थे। लेकिन लॉ क्या कहता है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कहने का मतलब अगर एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। तो लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनका एटॉमिक मास कम था और उनकी पोजीशन बाद में आती थी। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए कोबाल्ट एंड निकिल। कोबाल्ट एंड निकिल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोबाल्ट होता है 58.9 और निकिल होता है 58.7। तो कौन पहले आना चाहिए था? रूल के अकॉर्डिंग निकिल को पहले आना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आया कौन पहले? कौन आया? कोबाल्ट। तो ये अपने रूल को भी सही से फिट नहीं हुआ। तो कह सकते हैं द हैवियर एलिमेंट्स कम्स फर्स्ट देन लाइटर एलिमेंट्स। तो कोबाल्ट और निकिल का हम एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स किन्हें कहते हैं? दोज स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो एक एलिमेंट से हाइड्रोजन, उसके कितने आइसोटॉप हैं? 3 आइसोटॉप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। सभी का एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्या हाइड्रोजन को 3 पोजीशन मिलनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में? आपका कार्बन है, इसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो फिर तो कार्बन की भी 3 पोजीशन हो गई। तो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था ये रूल। तो जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई तो दिस रूल वॉज टोटली